गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी, पीपीएससी एंड यूपीपीएससी देखेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम लोगों को उसका अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ताकि हम लोग जो एग्जाम में जब भी जाते हैं तो वहाँ हमेशा न्यू क्वेश्चन रहता है। तो न्यू क्वेश्चन रहता है तो मैक्सिमम जो पर्सन जानता है वो 50। ओके, 50। लेकिन 50 से हम लोग जानते हैं कि 50 से काम चलने वाला नहीं है। 50 अगर करेक्ट हम लोग जानते हैं तो उसमें भी जो कि है 5-6 क्वेश्चन रॉन्ग हो ही जाता है। ओके, 5-6 क्वेश्चन उसमें भी रॉन्ग हो ही जाता है। तो इससे प्रीलिम्स निकलने वाला नहीं है और हमको अटेम्प्ट करना है 90 के करीब। 90 के करीब हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो 50 से हम लोग 90 जाएंगे और इसके लिए हम लोग क्या-क्या ट्रिक्स, क्या-क्या मेथड, क्या-क्या हम लोग अपना दिमाग लगा के किस तरह से कभी एलिमिनेशन करके, कभी इंपॉर्टेंट चीज को देख के, कभी जो कि है उसका कभी किसी तरीके से एलिमिनेट करके, कभी किसी तरीके से एलिमिनेट करके, सब चीजों से हम लोग जो कि है 50 से हम लोगों का अटेम्प्ट है 90 जाना। तो इसलिए हम लोग उसी पैटर्न पे थोड़ा सा और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, नाउ ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चूजिंग लाइफ पार्टनर। अब लाइफ पार्टनर ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। ओके, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है ये तो लाइफ पार्टनर के चूजिंग जो कि है सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्डिक्ट है, और दूसरे कंट्री जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे कंट्री इसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इसको अपने कंट्री में लागू करते हैं। चूजिंग लाइफ पार्टनर, ओके, चूजिंग लाइफ पार्टनर। तो हम लोग देखते हैं और विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को पूछ रहा है। इस पे भी ध्यान देना है क्योंकि कभी करेक्ट रहता है, कभी इनकरेक्ट रहता है। तो इनकरेक्ट रहना है तो हमको इनकरेक्ट को चूज करना है, करेक्ट रहता है तो करेक्ट को चूज करना है। नहीं तो जल्दी जल्दी में सबको अगर करेक्ट चूज कर देते हैं तो फिर वो रॉन्ग हो जाता है और फिर दो चार क्वेश्चन भी अगर रॉन्ग हो जाता है तो दो चार क्वेश्चन ही डिसाइड कर देता है कि प्रीलिम्स के उस पार गए कि प्रीलिम्स के इस पार रह गए। ओके, तो इस पे भी ध्यान देना है। इसके बाद जस्ट इस पे ध्यान देना है कि ये पूछ क्या रहा है। अब देखते हैं द एबिलिटी। ओके, now the ability to choose a life partner comes under, okay, comes under article 19 of the constitution। ध्यान देना है कि क्या ये आर्टिकल 19 के है तहत चूजिंग लाइफ पार्टनर, क्या ये आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है। और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं द राइट टू इंटर इनटू ए यूनियन इंक्लूड द राइट टू चूज। ओके, इंक्लूड द राइट टू चूज। तो हम देखते हैं कि क्या है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो हम लोग जब देखते हैं द एबिलिटी टू चूज ए लाइफ पार्टनर, इट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर फ्रीडम ऑफ किसी भी तरीके से, जो हमारे 6 फ्रीडम है, पहले 7 थे तो अब घटा के 6 कर दिए गए हैं। तो एक को जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था उसको यानी कि दूसरे जगह कॉन्स्टिट्यूशन में भेज दिया गया है। अब जो है आर्टिकल 19 के तहत ये नहीं आता है। ओके, ये आता है लाइफ है, लाइफ है, लाइफ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कुछ भी चीज हो तो वो आ जाता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है, जो आर्टिकल 21 है उसके तहत आता है ये। ओके, आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत है। तो आर्टिकल 21 के तहत ये आता है, आर्टिकल 19 के तहत नहीं। दूसरा, द राइट टू इंटर इनटू ए यूनियन, इट इंक्लूड्स द राइट टू चूज। किसी भी आप यूनियन में जाएंगे तो वो आप चूज करके जा सकते हैं। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो कि है हमारा राइट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि राइट टू चूजिंग लाइफ पार्टनर ये आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एक्चुअली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जितना भी चीज लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, मीनिंगफुल जितना भी चीज लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, लाइफ को जीने लायक बनाता है, लाइफ में जितना भी ज्यादा लिबर्टी देता है, और सबसे बड़ी बात है ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट। ओके, ये ह्यूमन राइट हो गया।
ओके, जितना भी चीज ह्यूमन राइट में आ सकता है, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन जो की है, धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल, सबसे जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आर्टिकल 21। क्यों? क्योंकि इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहा गया है। आखिर में एनिमल और मैन, एनिमल और ह्यूमन को हम इसी चीज से डिफरेंस कर सकते हैं कि एनिमल के पास लिबर्टी नहीं है और मैन के पास लिबर्टी है। ह्यूमन राइट, जितना भी चीज ह्यूमन राइट है, जैसे राइट टू स्लीप, राइट टू हेल्थ, जैसे बाबा रामदेव के केस में हम लोगों ने देखा था इलेक्शन यानी कि 10 साल पहले कि किस तरह से वो रामलीला मैदान में थे और रात को सब सोए हुए थे और जो कि है दिल्ली पुलिस आई और सबको जो कि है वाटर कैनन से जो कि है सोते हुए पे पानी की बौछार कर दी और वहां से उनको ग्राउंड खाली करा दिया गया। लेकिन वो हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप आप 8 बजे के बाद इस तरह से लोगों पे, सोते हुए पे इस तरह से आक्रामक मूड नहीं अपना सकते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ किया, राइट टू, वहां पे राइट टू स्लीप को भी आर्टिकल 21 में देके ये एक राइट बना दिया। और और ये एक फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ जो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, जितना भी चीज, और धीरे धीरे आने वाले समय में जितना भी ह्यूमन राइट हो सकता है, ह्यूमन राइट जितना भी हो सकता है सारे को वो इंक्लूड करेगा। और होना भी चाहिए क्योंकि एनिमल और मैन को सिर्फ यही चीज डिस्टिंक्ट कर सकता है, यही चीज डिफरेंस कर सकता है कि उसके पास जो कि है ह्यूमन राइट है। ह्यूमन मतलब एनिमल एग्जिस्टेंट नहीं, ह्यूमन एग्जिस्टेंट, ह्यूमन एग्जिस्टेंट, उसके पास लिबर्टी है, उसके पास थिंकिंग की कैपेबिलिटी है, उसके पास जो कि है इथिक्स है, उसके पास मोरल्स है। यही सारी चीज तो ह्यूमन राइट बनाते हैं, यही चीज तो हम लोगों को एनिमल से मैन में डिफरेंस कराता है। इसीलिए तो हम लोग ह्यूमन हैं और वो एनिमल एनिमल है, क्योंकि एनिमल के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं, उसके पास लिबर्टी नहीं है, उसके पास फ्रीडम नहीं। लेकिन मनुष्य के पास जो कि है ये ह्यूमन राइट है। राइट टू लाइफ के अंतर्गत जितना भी ह्यूमन राइट, जैसे राइट टू डिग्निटी हो गया, राइट टू प्राइवेसी जो 2017 में, ये भी हमारा ह्यूमन राइट है, राइट टू प्राइवेसी। हम किसी भी, कोई भी किसी प्रकार का डाटा जो कि है या किसी भी प्रकार की प्राइवेसी, जितने भी प्रकार की प्राइवेसी होते हैं, उसके कंसेंट के बगैर आप उससे नहीं ले सकते। कंसेंट है तो आप ले सकते हैं। तो यानी कि जितने भी ह्यूमन राइट को, राइट टू हेल्थ, हेल्थ में जैसे इमरजेंसी, राइट टू इमरजेंसी हेल्थ, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल उसको मना नहीं कर सकता है कि नहीं आप, अभी मेरे पास समय नहीं है, या फिर अभी जो कि है मेरे पास पूरा ऑक्यूपाइड है, आप जो कि है मेरे में जो कि है मेरे हॉस्पिटल में आप सर्व नहीं कर, यानी कि पेशेंट नहीं है तो हम आपको एडमिट नहीं। राइट टू हेल्थ ये अब फंडामेंटल राइट हो गया, और फंडामेंटल राइट आपको एडमिट करना होगा क्योंकि वो एक नेसेसिटी है, वो एक इमरजेंसी का सिचुएशन। तो इमरजेंसी हेल्थ जो कि है वो हमारा राइट टू लाइफ के अंदर आ जाता है। फिर राइट टू इमरजेंसी हेल्थ जो कि है, या फिर जितने भी चीज ह्यूमन राइट में जितने भी चीज हो सकते हैं, राइट टू डिग्निटी है, आप किसी की चाहे वीमेन का डिग्निटी हो या मैन का डिग्निटी हो, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते ह्यूमन राइट में। वो भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, राइट टू गो अब्रोड, अब्रोड ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी है जो आर्टिकल 21 के तहत आता है। और आर्टिकल 21 के तहत सब आ जाता है, यानी कि जितने भी चीज ह्यूमन लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है, इंजॉयबल बनाता है, वो सारे चीज आर्टिकल 21 में आ जाते हैं, आर्टिकल 21 में आ जाते हैं। फिर जो कि है जितने भी चीज होते हैं, तो हम लोगों को बस ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो आता है इसके तहत ये आ जाता है। राइट टू चूज, राइट टू चूज ए लाइफ पार्टनर, क्योंकि लाइफ पार्टनर को चूज करना, जितने भी चीज लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है वो आर्टिकल 21 के तहत आ जाता है। ओके, आर्टिकल 19 के तहत में, आर्टिकल 19 एक लिमिटेड है, ये फॉरेनर को अलाउ नहीं है आर्टिकल 19, लेकिन आर्टिकल 21 ये इंडियन को भी अलाउ है और फॉरेनर को भी अलाउ है, यानी कि जो भी नॉन सिटीजन है वो भी राइट टू लाइफ, क्योंकि लाइफ है ना, लाइफ है ना, लाइफ सबसे ज्यादा द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, लाइफ सबसे ज्यादा।
तो उसी को यानी कि उसी को हम लोगों को और ज्यादा इनलार्ज करना, और ज्यादा उसको मीनिंगफुल बनाना, और ज्यादा उसको इंजॉयबल बनाना। तो इसीलिए जो कि है लाइफ से रिलेटेड जितने भी चीज है वो आर्टिकल 21 में आ जाएगा, और ये जो कि है नॉन सिटीजन, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखें राइट टू चूज भी है, राइट टू चूज लाइफ पार्टनर जो कि है, राइट टू इंटर इनटू यूनियन इंक्लूड द राइट टू चूज। तो ये स्टेटमेंट राइट है, और ये आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल 21 के तहत ये स्टेटमेंट। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे आंसर बी, और आंसर 1 नहीं होता है। ओके, तो आर्टिकल 21 के तहत जो हम लोग आर्टिकल 21 पे डिफरेंट यानी कि कुछ क्लास में और अच्छे से और डिटेल में हम लोग जो कि है इस पे बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पुष्टि। अब देखिए यहाँ पे पुष्टि मार्क के बारे में बोल रहा है, पुष्टि मार्क, और विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पुष्टि मार्ग हम लोग जो है वैष्णव संप्रदाय में और वेदांत में बहुत सारे डिवीजन हुए। वेदांत में किसी ने ये रूट पकड़ा, किसी ने वेदांत एक ऐसा चीज है वेद की, उसको डिफरेंट फिलोसफर ने, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ने तरह तरह से अपने उसे इंटरप्रेट करके उसका अच्छा मीनिंग निकाला है, तरह तरह, और उसने उस बात को फॉलो कर लिया है। किसी ने ये बात को फॉलो कर लिया है, किसी ने जैसे शंकराचार्य ने वेदांत ही है, वह वेद ही है, वेद से ही वेदांत का कंक्लूजन जो निकला वो वेदांत हो गया, और वेदांत को ही तरह तरह से यानी कि उसको जो कि है इंटरप्रेट करके शंकराचार्य ने जब उसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, अच्छे से फिर उसको इंटरप्रेट किया, तो वो बन गया अद्वैत। रामानुजाचार्य ने उसको अच्छे से एनालिसिस किया, तो वो बन गया विशिष्ट अद्वैत। फिर माधवाचार्य ने उसको अच्छे से समझा, एनालिसिस इंटरप्रेट किया, तो वो बन गया द्वैत फिलॉसफी। तो बहुत सारे फिलॉसफर, एक ही वेद है, वेद इतना ज्यादा कंपैक्ट है, और इतना ज्यादा उसका मीनिंग निकाला जा सकता है, इतना ज्यादा उसको इंटरप्रेट करता है, एनालिसिस किया जा गया है, और अभी भी एनालिसिस चल रही है, तो उसका बहुत सारे अच्छे अर्थ, बहुत सारे अच्छे एनालिसिस, बहुत सारे अच्छे चीज निकलते। तो पुष्टि मार्ग किसका है? पुष्टि मार्ग का फिलॉसफी जो कि है, पुष्टि मार्ग का थॉट जो कि है इंडियन थॉट में, या फिर रिलीजियन, पुष्टि मार्ग का इंडियन थॉट में पुष्टि मार्ग का एक दर्शन भी है, वेदांत के तहत ही ये आता है। ये किसने कहा? तो पुष्टि मार्ग इज ए मेजर ब्रांच ऑफ वैष्णवा सेक्ट। ओके, अब वैष्णवा सेक्ट, चलिए ठीक है। उसके बाद रामानुजाचार्य द ग्रेट डिवोटी वाज द फाउंडर ऑफ पुष्टि मार्ग। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है रामानुजाचार्य, तो यहाँ पे कौशन लेना। अभी हम लोगों ने कहा कि रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत का फिलॉसफी दिया, विशिष्ट विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत का फिलॉसफी दिया रामानुजाचार्य ने। और जो जो पुष्टि मार्ग है इसको दिया है वल्लभाचार्य ने। ओके, वल्लभाचार्य, इसको दिया है वल्लभाचार्य ने। तो पुष्टि मार्ग का फिलॉसफी दिया है रामानुजाचार्य ने, दिया है विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत का, और वल्लभाचार्य ने दिया है पुष्टि मार्ग का। ओके, और ये वैष्णवा सेक्ट के अंतर्गत वैशिष्ट अद्वैत जो कि है, जो रामानुजाचार्य है, उन्होंने भी वैष्णवा सेक्ट को ही यानी कि ईश्वर को जो कि है, चाहे वो श्री हरि विष्णु या फिर जो कि है श्री कृष्ण, उसी को जो कि है एक गॉड माना, ब्रह्म माना। ब्रह्म मतलब उनको, इनके अनुसार ब्रह्म मतलब विष्णु भगवान, इनके अनुसार ब्रह्म मतलब श्री कृष्ण जी भगवान, जो मथुरा में रहते थे, जो वृंदावन में रहते थे, वल्लभाचार्य जी, उन्होंने पुष्टि मार्ग का फिलॉसफी था, और उनके अनुसार पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो ब्रह्मांड है वो जो कि है श्री कृष्ण में ही समाये हुए, श्री कृष्ण के अंदर ही वो पूरा ब्रह्मांड अपना फंक्शन कर रहा है। तो ये पुष्टि मार्ग का फिलॉसफी, और इसके बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस है। तो ये जो कि है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं, श्री कृष्ण को ही पूरा ब्रह्म मानते हैं, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। तो ये जो कि है वैष्णवा सेक्ट का ये एक फिलॉसफी है, एक थ्योरी है।
और इसको वल्लभाचार्य ने दिया, जो मथुरा वृंदावन में रहते थे। और दूसरा रामानुजाचार्य ने दिया विशिष्ट अद्वैत, जो विष्णु जी को सब कुछ पूरा ब्रह्म मान के और उसको अच्छे से एनालिसिस करके उनका एक फिलॉसफी बना विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत अद्वैत जो ब्रह्म माना है, शंकराचार्य जी ने अद्वैत का फिलॉसफी दिया। उनका एक अलग, उनका तो ब्रह्म पूरा जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उनका बस अच्छा से अगर इसको एनालिसिस किया जाए, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ब्रह्म एंड ब्रह्म क्या है? द वर्ल्ड इज ब्रह्म, पूरा जितना यूनिवर्स है सब ब्रह्म है, ये पूरा ब्रह्म है। तो जो कि है ये अद्वैत जो उन्होंने फिलॉसफी दिया, तो उनके अनुसार ब्रह्म कुछ अलग आया, विशिष्ट अद्वैत के साथ ब्रह्म कुछ अलग आया, वल्लभाचार्य के साथ ब्रह्म ईश्वर कुछ अलग आया। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि किसका कौन सा फिलॉसफी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आता है, खास करके यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसका कौन सा फिलॉसफी है, किसका कौन सा दर्शन है, और उस दर्शन में थोड़ा सा बेसिक जो कि होता है, बेसिक नॉलेज जीएस के लिए जरूरी है कि उस दर्शन में उन्होंने कौन सा एनालिसिस, कौन सा इंटरप्रिटेशन और वेदांत को, वेद को अपनाया है, और उन्होंने किस तरह से उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करने का कोशिश किया है, थोड़ा सा ही, लेकिन हम लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वेद है, वेद सबसे एंशिएंट लिटरेचर है, एंशिएंट लिटरेचर है तो उसमें पूरा नॉलेज जो कि है कूट कूट के भरा है, लेकिन जो कूट कूट के भरा है नॉलेज, वो कंपैक्ट फॉर्म में है, पूरा इन्लार्जमेंट नहीं। तो इसीलिए सब उसको अपने अपने तरीके से, अच्छे से तरीके से, जो इंटेलेक्चुअल आता है उसको अपने अपने तरीके से उसको एनालिसिस करता है, अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है और उसको जस्टिफाई करता है, और फिर वो अपना उसी थॉट पे लेके एक पंथ बनाता है। धर्म नहीं, धर्म और पंथ दोनों अलग हैं। तो पंथ बनाता, पंथ एक मार्ग है, पथ, पथ एक मार्ग हो गया, यानी कि वही चीज है, लेकिन जैसे सर्कल, तो इस पथ पे वेद एक सर्कल की तरह है। वेद को अगर लेंगे तो वेद इतना ज्यादा कंपैक्ट है कि इसमें सारा चीज है। तो इसमें से ये जो पाथ बनाया, पंथ बनाया, तो वो हो गया मान लीजिए पुष्टि मार्ग का, वल्लभाचार्य का, ओके, पुष्टि मार्ग रामानुजाचार्य ने बनाया, तो जो वो हो गया विशिष्ट अद्वैत का, ये पंथ हो गया। अद्वैत का जैसे बना दिया शंकराचार्य ने, अद्वैत का शंकराचार्य, तो ये एक उसी से, और भी बहुत सारे द्वैत का जैसे बना दिया, द्वैत का बना दिया, तो वो हो गया माधवाचार्य ने द्वैत। तो एक ही वेद से उसको तरह तरह से इंटरप्रेट करके, एक्सप्रेस करके, एनालिसिस करके, जस्टिफाई करके सारे उससे पंथ बने हैं। ओके, धर्म नहीं, धर्म का मतलब कुछ और होता है। ओके, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे दूसरे क्लास में। तो ये हम लोगों को देखना है। ओके, और ये वैष्णवा सेक्ट के अंतर्गत ही है, क्योंकि इसने श्री कृष्ण को ही सब कुछ मान लिया है, और वल्लभाचार्य ने दिया है, तो यहाँ पे रामानुजाचार्य ने ये दी। तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा हो जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, और रॉन्ग ये रामानुजाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने दिया है, तो दो स्टेटमेंट रॉन्ग। तो करेक्ट पूछ रहा है, तो हो गया आंसर हम लोगों का वन ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉल्फिन्स। अब डॉल्फिन, डॉल्फिन बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, कि डॉल्फिन जो कि है, डॉल्फिन को कहा जाता है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जो हम लोगों को 2009 में जो कि है नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको डिक्लेयर किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो डॉल्फिन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डॉल्फिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, और ये एक तरह का एनिमल है, एक तरह का ये एनिमल है, और ये फिश नहीं है, तो एनिमल है। तो डॉल्फिन का जो कि है अच्छे से थोड़ा सा देखते हैं, और विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, अब देखते हैं, डॉल्फिन्स आर फाउंड इन रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती एंड गिरवा, गिरवा। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो कि है राइट है। और दूसरा, द गैंगेटिक डॉल्फिन इज इंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट and is one of the four freshwater dolphins found in the world. Okay, the Gangetic dolphin is endemic to the Indian subcontinent. Okay, तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं कि क्या ये है गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में जो कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का राइट है।
दूसरी बात, द गैंगेटिक डॉल्फिन इज इंडेमिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इज वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन फाउंड इन द वर्ल्ड। और ये यहाँ पे यानी कि दोनों स्टेटमेंट हम लोगों का राइट है, डॉल्फिन और इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो राइट होने का। ओके, तो डॉल्फिन ये भी स्टेटमेंट राइट है और दूसरा ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो हम लोगों का हो गया बोथ स्टेटमेंट आर राइट, बोथ 1 एंड 2 हम लोगों का राइट हो जाता है। और डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल। और अगर बिहार के पर्पज से अगर देखेंगे तो ये जो कि है हमारा पूरा सुल्तानगंज सुल्तानगंज से लेके ये पूरा कहलगांव तक का, कहलगांव पूरा कहलगांव तक का, ये पूरा वो जो एरिया है उसमें सबसे ज्यादा डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाते हैं। तो उस एरिया को जो कि है पूरा उसको प्रोटेक्टेड एरिया और उसको कंजर्वेट एरिया घोषित किया गया और वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन का इसका काम चल रहा है, प्रोटेक्शन का। और डॉल्फिन को जो कि है प्रोटेक्शन के साथ साथ उसको जो कि है कंजर्वेशन और उसका जो कि है मैक्सिमम नंबर हो सके इनलार्जमेंट का काम चल रहा है वहां पे। तो ये जो एरिया है सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक, ये डॉल्फिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं डॉल्फिन के बारे में। अब जो कि है, अब नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि रिपोर्ट है हमारा, ओके, ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, पहला स्टेटमेंट कर रहा है। दूसरा, इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब कह रहे हैं इंडिया सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग। तो हम लोग को देखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट सबसे पहले रिलीज कौन करता है, ये रिलीज कौन करता है। तो वहां पे है वर्ल्ड बैंक। तो हम लोग जानते हैं नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक है यहाँ पे, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करता है आईएमएफ, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज नहीं करता है इस रिपोर्ट को। दूसरा, इंडिया जो कि है सेकेंड फास्टेस्ट नहीं, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी कुछ साल से जो कि है इंडिया का जो रफ्तार जो है वो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो सेकेंड फास्टेस्ट नहीं, सिंपल फास्टेस्ट। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो भी करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि रिलीज करता है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक नहीं इस रिपोर्ट। दूसरा, सेकेंड फास्टेस्ट नहीं, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है 1 नंबर पे। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, कोई स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। तो आंसर हम लोग का बन जाता है नाइदर वन नॉर टू। ओके, इस तरह से हम लोगों को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। दूसरा, ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई के बारे में बात करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कंज्यूमर प्राइस और विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ओके, फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर is released by the Ministry of Textile. अब इंडस्ट्रियल वर्कर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो देखते हैं क्या कहता है, द डियरनेस अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज एंड पेंशनर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ओके, डियरनेस अलाउंस, डीए जिसको बोलते हैं, ओके, डीए जिसको बोलते हैं, ये डीए जिसको बोलते हैं। तो डियरनेस अलाउंस for employees and pensioners is calculated based on the consumer price index for industrial worker। ये स्टेटमेंट राइट है, दिस स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा, ये इज रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो यहाँ पे जो कि मिनिस्ट्री जहां पे आता है, मिनिस्ट्री वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है। मिनिस्ट्री वर्ड जो आता है कि कौन रिलीज करता, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल रिलीज नहीं करता है,
ओके, ये रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ, ये इंडस्ट्रियल वर्कर है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ इसको लेबर रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल रिलीज इसको नहीं करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, तो ये जो रिलीज करता है ये लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। तो इसको जो रिलीज करता है ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको रिलीज नहीं करता है, इसको रिलीज करता है लेबर ब्यूरो। ओके, लेबर ब्यूरो इंडस्ट्रियल वर्कर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर रिलीज करता है इसको लेबर ब्यूरो। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। फिर डीए जो डियरनेस अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स आर कैलकुलेटेड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ये स्टेटमेंट हम लोग का राइट हो जाता है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो टू स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है और वन स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको सीपीआई आईडब्ल्यू को रिलीज नहीं करता, इसको लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्कर सोलर प्रोब। अब देखते हैं ये पार्कर सोलर प्रोब के बारे में कह रहा है, विच एजेंसी लॉन्च दिस। अब कौन सा एजेंसी जो कि है, कौन सा जो कि है स्पेस एजेंसी जो वर्ल्ड में है, बहुत सारे हैं, जैसे रॉसकॉस्मोस रसिया का है, इंडिया का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, तो नासा जो कि है अमेरिका का, या फिर यूरोपियन यूनियन का कौन सा, या फिर जापान का कौन सा इसको रिलीज करते हैं, पार्कर सोलर प्रोब। ओके, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइनीज स्पेस एजेंसी, या फिर इंडियन स्पेस एजेंसी। तो कौन सा एजेंसी इस जो कि है इसको लॉन्च किया है, इसको कौन सा एजेंसी लॉन्च किया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोलर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अभी इसरो भी एक्टिव हो गया है, इसरो ने भी अपना जो कि है सूर्य के बारे में बहुत तरह तरह के यान को 1 2 3 4 सबको अब धीरे धीरे लॉन्च करेगा, चंद्रयान में भी 1 2 3 4 5 धीरे धीरे, मंगलयान पे भी धीरे धीरे सबको अब 1 2 3 4 उसमें भी, फिर शुक्रयान पे भेजने की तैयारी है, सब पे अब धीरे धीरे काम चल रहा है इसरो का और पार कर। लेकिन दूसरे देश हम लोगों से, जैसे नासा जो कि नासा बहुत ज्यादा एडवांस है इस फील्ड में, तो उसने बहुत ही पहले ही भेज दिया है और अच्छा अच्छा और ज्यादा इंफॉर्मेशन ला रहा है यूनिवर्स के बारे में, हमारा सोलर सिस्टम के बारे में किस तरह से फंक्शन करता है, कौन एस्ट्रोनॉइड कहाँ पे है, कौन सा सूर्य से क्या क्या चीज मिल है, फिर और भी बहुत सारे चीज जो कि है शनि ग्रह पे भेजा है, शुक्र ग्रह पे, मंगल ग्रह पे, सभी पे भेजने की अच्छे से और ज्यादा भेज भी चुका है, भेजने की तैयारी भी है, कुछ पहुंच भी रहे हैं। तो ये पार्कर सोलर प्रोब जो लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है हमारा अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने। ओके, ये तीनों ने नहीं लॉन्च किया है और इंडियन स्पेस इसरो ने भी इसे लॉन्च नहीं किया। पार्कर सोलर प्रोब एक नाम जो कि है इसको लॉन्च कर दिया है अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने। सूर्य का है डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट इंफॉर्मेशन ये इसको भेजता है, ताकि उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी और ज्यादा उसका मिस्ट्री जो कि है वो खत्म हो सके और अधिक से अधिक जानकारी उसके बारे में हो सके। तो ये पार्कर सोलर प्रोब इसके बाद इसने लॉन्च किया है अमेरिकन स्पेस एजेंसी। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स ड्यूरिंग 2022। अब कहता है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। ओके, किसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ इंडिया में 2022-23 में। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि शुगर कैन, व्हीट, राइस, शुगर कैन ग्रेटर देन व्हीट ग्रेटर देन राइस, तो किसका प्रोडक्शन हुआ, राइस, न्यूट्री या कोर्स सीरियल्स, मिलेट्स जिसको बोलते हैं, ऑयल सीड्स, मेज, कॉटन, पल्सेस। तो मेनली जो कि है दो चार जो सबसे ज्यादा जिसका प्रोडक्शन हुआ,
हम लोगों को उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। उसी में जो कि वो इस तरह के क्वेश्चन अगर बनाता है यूपीएससी या यूपीपीएससी या बीपीएससी, तो वो जो कि है मेजर जो जिसका मेजर प्रोडक्शन हुआ, उसी में 4 जो कि है या 3 जो कि है उसी को वो पहले दूसरे में किसी को पहले में कर देता है, किसी को दूसरे में कर देता है, किसी को तीसरे में, तो वो इसी तरह से थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जानना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला कहता है कि शुगर केन, फिर व्हीट, फिर राइस, फिर जो कि है ये सब। दूसरा कहता है नहीं, राइस तब जाके व्हीट, तब जाके शुगर केन, फिर जाके ये सारी चीज़। ओके, तीसरा कहता है और ये कहता है शुगर केन, व्हीट तब जाके राइस, और ये कहता है हमारा पहले व्हीट, राइस तब जाके शुगर केन और फिर जाके ये सब। तीसरा कहता है शुगर केन, राइस, व्हीट, तो मिलियन टन्स में फिर ये, तो किसका सबसे ज़्यादा कौन-सा, यानी कि चाहे वो किसी कॉमर्शियल क्रॉप हो या फिर जो कि है कोर्स सीरियल हो या फिर जो कि सिंपल सीरियल्स हो, राइस, व्हीट और पल्सेस या कुछ भी हो, तो किसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है मिलियन टन्स में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जिसका चीज़ प्रोडक्शन है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन व्हीट का नहीं हुआ है, यहाँ एलिमिनेट करने का है। ओके, रिमूव कर, व्हीट का नहीं हुआ है, तो सबसे नंबर 1 पे व्हीट नहीं है। दूसरा दूसरा जो कि है सबसे, फिर राइस का प्रोडक्शन हम लोग जानते हैं कि व्हीट से ज़्यादा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी हम लोगों का गलत हो जाता है। पहला में था व्हीट, ये भी गलत हो गया। राइस का हम लोग जानते हैं व्हीट से ज़्यादा हुआ है, तो वो भी गलत हो गया। तीसरा, राइस के बाद व्हीट, तब जाके शुगर केन, तब जाके ये, तो हम लोग जानते हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है वो शुगर केन का हुआ है, तब जाके राइस का। अगर टोटल प्रोडक्शन देखा जाए तो सब टोटल को, चाहे वो कमर्शियल क्रॉप हो, सीरियल्स हो और हर तरह के हर चीज़ को मिला के, तो हम लोग अगर डाटा निकालते हैं, शुगर केन का सबसे ज़्यादा मिलियन टन्स में प्रोडक्शन हुआ, फिर राइस का, फिर जाके व्हीट का हुआ, फिर जाके न्यूट्री कोर्स सीरियल, फिर जाके ऑयल सीड का हुआ, फिर जाके मेज का हुआ, फिर जाके कॉटन हुआ, फिर जाके पल्सेस। तो इस तरह से प्रोडक्शन मिलियन टन्स में घटते क्रम में जो कि है हुआ है। ओके, और हमेशा याद रखना है कि राइस का प्रोडक्शन जो कि है व्हीट से ज़्यादा हुआ है। एलिमिनेट करने का इसी तरह से हम लोग ऑप्शन रिमूव करते हैं। तो ये ऑप्शन कट जाता है, ये ऑप्शन इसी तरह से कट जाता है। अब बचता है ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। राइस के बाद व्हीट, तब जाके शुगर केन, या फिर शुगर केन, राइस और व्हीट। तो हम लोग अगर डाटा के अनुसार शुगर केन का मिलियन टन्स में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, फिर जाके राइस का हुआ, फिर जाके व्हीट का हुआ। ओके, डाटा के अनुसार। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है राइट राइट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आ रहे हैं एग्जाम में, इसीलिए देखना इसको ज़रूरी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से रिमूव करके, एनालिसिस करके करेक्ट आंसर लाना ज़रूरी है, करेक्ट आंसर खोजना ज़रूरी है। ओके, देखिए क्वेश्चन तो वही रहता है, सिर्फ हम लोगों को उसको खोजना है अच्छा से कि कौन-सा स्टेटमेंट राइट है। अपना दिमाग लगा के, वहाँ पे समय सबसे बड़ी बहुत ही कम होता है। तो उस लिमिटेड समय में जल्दी से जो कि है किस तरह से हम लोगों को आंसर पे आ जाना है, किस तरह से आंसर को चूज़ कर लेना, पिक कर लेना है। तो इस पे हम लोगों का पूरा फोकस रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब ये क्वेश्चन कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया और व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में ये क्वेश्चन कर रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स फैसिलिटेट्स एनोनिमस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। ये कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनोनिमस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइडिंग, ये कैश होना चाहिए। ओके, introduced to providing cash donations to political parties in limited amount smaller than rupees 20,000, smaller than rupees 20,000। तो सबसे पहली बात जो कि हम लोग जैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं, नंबर जहां पे आता है पूरा कॉशन हो जाना है। नंबर जहां पे भी आएगा, चाहे 10,000, 20,000, 40,000, कुछ भी नंबर आता है, तो थोड़ा सा उसको अच्छे से देखना है, थोड़ा-सा उसको डाउटफुल से देखना है। खास करके जो ट्रेंड रहा है यूपीएससी का कि नॉ नंबर में वो वेरी कर देता है। ओके, नंबर में ये वेरी कर देता है।
तो हम लोग अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो ये कैश डोनेशन नहीं है, ये बॉन्ड है ना, ये जो कि बॉन्ड हो रहा है, तो कैश डोनेशन नहीं हो रहा है, तो कैश डोनेशन नहीं हो रहा। दूसरा जो कि है 20,000, ये नंबर भी नहीं हो रहा है, तो जो भी देना है 1000 के मल्टीपल में आप बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उसको आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, फिक्स रहता है एक मंथ में जो कि इस तारीख से इस तारीख से आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड करके उसको डोनेट कर सकते हैं, और वो एनोनिमस डोनेशन होता है, और ये एनोनिमस डोनेशन होता है, एनोनिमस डोनेशन होता है। तो किसी भी पार्टी को पर्टिकुलर, खास करके जब इलेक्शन के समय आने लगता है, तो और ज्यादा उसका टाइम बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी पार्टी, कोई व्यक्ति अगर डोनेट करना चाहे पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो 1000 के मल्टीपल में उसको एनोनिमस डोनेशन उसको कर सकता है। ओके, तो ना कैश डोनेशन ये होता है और ना ही ये 20,000 होता है। ओके, तो ये जो कि है ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, और ये एनोनिमस डोनेशन है ये, तो इसको कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है रॉन्ग, ये स्टेटमेंट हो जाता है राइट। अब विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर हो जाता है ओनली वन इज करेक्ट, टू इज नॉट करेक्ट। ओके, ध्यान देना है कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, नंबर पे बनाता है, कैश डोनेशन, यानी कि वो किस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग, वो स्टेटमेंट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म आर ईवीएम। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे तरह तरह के, उस पे और ज्यादा कितना अच्छा से उसको, जैसे वीवीपीएट जो कि होता है, यानी कि वोटर का वेरीफाई करने का, कि हमने जिसको वोट दिया वो करेक्ट लोगों को, जैसे इस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि वोटिंग मशीन पे, कि वो जो कि है वो जो ऑपरेटर रहता है वो किस तरह से उसको मैनिपुलेट कर देता है, जिससे किसी भी इस पार्टी को वोट देता है लेकिन चले जाता है उसी पार्टी को वोट। तो बहुत ज्यादा उसके, उसको और अच्छे से वेरीफाई करने के लिए वीवीपीएट लाया गया है। ओके, वोटर वेरीफाइबल वीवीपीएट। ओके, वोट वीवीपीएट लाया गया है कि उसको, ताकि वो 7 सेकेंड तक वो जो कि है दिखेगा, और फिर वो अपने बॉक्स में चला जाएगा। तो वो लाया गया है कि ताकि एक तरह का प्रूफ हो सके कि जिसको आपने वोट दिया उसी पार्टी को वोट किया, किसी दूसरे पार्टी को ये वोट नहीं गया है। तो और जो कि है, और इसको किस तरह से, जैसे बहुत लोग जो कि होता है काम करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने गांव से, अपने स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाते हैं, लेकिन उन लोगों का भी जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट है कि वो उसको वोट करके, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो या लीगल राइट हो, जो भी आप कह लें, राइट टू वोट ऐसे आर्टिकल 326 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन बहुत सारे इसमें चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे इसमें जो कि है मॉडिफिकेशन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए, तो इसको लीगल राइट ही माना जाता है। तो कुछ भी राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल हो या लीगल लीगल राइट, इसके बारे में हम लोग दूसरे क्लास में अच्छा से देखेंगे कि क्या है राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड, ये कौन सा राइट है, लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, तो ये जो कि है, ताकि उनका भी तो राइट है, आखिर में राइट तो है उनका भी, तो लेकिन वो लोग दूर है, दूर से वो लोग जा नहीं सकते हैं, उसमें बहुत सारे उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसके रुपीज बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं, फिर समय बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं, और वो और वो दूर दूसरे स्टेट में रहते हैं। तो उसके लिए सुविधा होनी चाहिए, आखिर में होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है, वन पर्सन वन वोट, लेकिन वहां पे वोट वो लोग कर नहीं पाते, तो उतना चीज वो लोग मिसिंग रह जाता है। लेकिन उसका भी राइट है, उसका भी हक है वहां पे, कि हम लोग जो कि है अपने पार्टी को, अपने कैंडिडेट को हम लोग चुन सके। तो उसके लिए जो कि है गवर्नमेंट अच्छे से अच्छा तरीका अपना रही है कि किस तरह से उन लोगों का ये जो राइट है वो फुलफिल हो सके। तो आर ईवीएम उसी क्रम में जो कि है आर ईवीएम एक लॉन्च किया है। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। फुल फॉर्म ऑफ आर ईवीएम इज रूरल रूरल ओके, रूरल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, फुल फॉर्म मान लीजिए आर ईवीएम। अब दूसरा, आर ईवीएम इज फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट्स। ओके,
आर ईवीएम is for domestic migrants. Election Commission of India proposed REVM to address issues related to domestic migrants voting. डोमेस्टिक जो कि माइग्रेंट्स जो कि होता है, जो कहें तो अभी के रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, जो कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, गुजरात या फिर किसी भी पार्ट में साउथ इंडिया में, कर्नाटक, बेंगलोर और भी तरह तरह के दूसरे देश में, यानी कि कोई भी जाता है, चाहे वो बिहार के, यूपी के या फिर जो कि है उड़ीसा के भी दूसरे जगह, हर जगह झारखंड के या फिर सब इधर से उधर पूरा कंट्री तो एक ही है ना। वी हैव द फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वी हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 19 के तहत आता है। इंटरनल फ्रीडम जो कि है वो आर्टिकल 19 के तहत आ जाता है, और राइट टू गो अब्रोड जो कि है वो हम लोगों ने देखा कि वो आ जाता है हमारा आर्टिकल 21 के, क्योंकि वो लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, तो वो आ जाता है राइट टू गो अब्रोड आर्टिकल 21 के। और राइट टू मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट इनसाइड द कंट्री, वो आ जाता है आर्टिकल 19 के तहत। तो फंडामेंटल राइट ये है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी स्टेट में जा सकता है, किसी भी स्टेट में रह सकता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा यानी कि एक्सेप्शन है कि वो शेड्यूल ट्राइब का और खास करके जो कि है जो वल्नरेबल ट्राइब है वो एरिया नहीं रहना चाहिए, या फिर कुछ बहुत ज्यादा वायलेंस वाला एरिया है, और भी बहुत सारे एरिया हैं जिसपे थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, लेकिन और बाकी जगह तो जा ही सकता है वो। तो उसके लिए भी और जा सकता है, तो ये फंडामेंटल राइट है, तो जा सकता है तो वो वहां से वोट भी तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है वो वहां पे वोट। तो इसके लिए चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, और उसके लिए आर ईवीएम डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए ओके, माइग्रेंट्स के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोज आरवीएम टू एड्रेस इशू रिलेटेड टू डोमेस्टिक माइग्रेंट को, ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा, फुल फॉर्म ऑफ आरवीएम इज, कहता है कि रूरल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नहीं, ये रूरल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये नहीं है, इसका है रिमोट। ओके, रिमोट जो दूर के हैं। ओके, रिमोट, रिमोट जाके दूर के जो लोग हैं, वो लोग जो कि है अपने कंस्टिट्यूएंसी में वोट दे सके यहीं से। ओके, जैसे डिफेंस पर्सनल जो कि है बहुत दूसरे जगह काम करते हैं, वो लोग जो कि है अपना एक जो कि है पोस्ट कार्ड के तहत या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक के तहत जो कि है अपना वोट वो दूसरे जगह भेज सकते हैं, अपना वोट वो, ताकि उन लोगों का, वो लोग भी वहां के निवासी हैं तो उन लोगों का वोट देने का अधिकार है, लेकिन ड्यूटी के तहत जो कि है उनको छुट्टी नहीं मिलती है, या फिर कुछ और बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, तो वोटिंग के समय अगर आने जाने में लगा देंगे तो 10 दिन चले जाएगा, और वहां पे उनकी ड्यूटी लगी रहती है। लेकिन उन लोगों का भी फंडामेंटल राइट है, और उन लोगों का भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है, नॉट फंडामेंटल राइट पर कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल उनका राइट है टू वोट। तो उन लोगों के लिए भी तरह तरह से कि किस तरह से उनका ये राइट को फुलफिल किया जा सकता है। ओके, तो उसी क्रम में तो उनका जब राइट को फुलफिल किया जा सकता है, तो जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं ये इनका भी तो राइट है, वही सेम राइट अप्लाई होता है, जो उनका राइट है सेम राइट अप्लाई होता है यहाँ पे डोमेस्टिक माइग्रेंट्स पे भी। तो उनका भी राइट को फुलफिल करने के लिए वो लोग भी, जैसे आज जैसे गवर्नमेंट ने लाई है, कोई भी राशन, राशन का मतलब ये नहीं कि आप जो कि है जहां रहते हैं वहीं से आप जो कि है बीपीएल या फिर जो भी है, या फिर जितने लोगों को राशन मिलती है 67% को, या जितने लोगों को राशन मिलते हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं कि वो लोग अपने इलाके से ही वो लोग राशन ले सकते, नहीं, देश के किसी भी जगह से वो राशन कार्ड दिखाएंगे और उनको राशन मिल जाएगा। तो ये सब अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं कंट्री में। उसी तरह ईवीएम, कोई जरूरी नहीं कि वो वहीं पे रहता हो तभी वो वोट करते, वो कहीं भी रहता हो और वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में का, क्योंकि वो वहां का निवासी है, तो वो यहाँ से भी अपना वोट दे सकता है। इसी सब के सुधार के लिए ईवीएम में, इसी सब के इन्लार्जमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो लोग अपना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को फुलफिल कर सके, आर ईवीएम लाया गया। और इसका फुल फॉर्म है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दूर के लोग जो माइग्रेंट्स रहते हैं वो लोग वोटिंग कर सकते हैं, और डोमेस्टिक माइग्रेंट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोज। तो वन स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे था रूरल। ओके, रूरल इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा स्टेटमेंट राइट है, तो हमारा करेक्ट पूछ रहा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है टू ओनली इज करेक्ट, वन इज रॉन्ग। ओके,
तो इस तरह से हम लोगों को देखना है और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आने वाला है तो ईवीएम से क्वेश्चन बनना तय है। ओके, ईवीएम से क्वेश्चन बनना तय है, तो थोड़ा सा इलेक्शन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा ईवीएम को अच्छे से देखेंगे। वोटिंग, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू गेट इलेक्टेड, ये सब को थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट यानी कि आने वाले क्लासेस में, आने वाले दिनों में थोड़ा सा अच्छे से हम लोग देखेंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राफीन। अब ये स्टेटमेंट ग्राफीन के बारे में बोला है, तो ग्राफीन और कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। ग्राफीन, ओके, जैसे ये देखते हैं हम लोग अटेम्प्ट करने का, जैसे ये देखते हैं ग्राफीन बोर्ड, अब उसमें देखना है कि कौन सा करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट। ग्राफीन इज द थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड एवर नोन एंड हैज गुड केमिकल स्टेबिलिटी। ओके, पहला स्टेटमेंट हमारा ये कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, ग्राफीन ग्राफीन मटेरियल प्रोड्यूस ग्राफीन मटेरियल इज ग्राफीन, ये अच्छा से प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, ग्राफीन मटेरियल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्राफाइट, ग्राफीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्राफाइट, इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली। देखिए, ग्राफीन हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने में काम आता है ग्राफीन, जो कि और कि ग्रेफाइट से जो कि होता है बनाया गया है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रेफाइट। ओके, ग्राफीन, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि ओनली कहा गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ग्राफीन का और खास करके ग्राफीन ऐसा मटेरियल है जो, देखिए यहाँ पे, थिनेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है वर्ल्ड और गुड केमिकल स्टेबिलिटी, तो इसका तो धीरे 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 देखिए बहुत सारा इसका यूज होगा, अभी बहुत सारे इसका यूज होगा और बहुत जगह इसका यूज होगा। तो सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज है, लेकिन सिर्फ अगर कह दें कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज है तो ऐसी बात नहीं, इसका बहुत जगह यूज होगा अभी। और यूपीएससी का खास करके क्वेश्चन में जहां पे ओनली रहे, जहां पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ओनली रहे, ऑल रहे, तो ये सब पे जो कि है थोड़ा सा ओनली या फिर ऑल या फिर और भी ज्यादा, ओके, तो ये सब पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत, थोड़ा सा उसको अच्छे से देखना है डाउट से। ओके, तो ओनली यहाँ पे हो जाता है गलत, ये मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं और भी बहुत सारे चीजों में इसका यूज होगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो और ये स्टेटमेंट जो कि ये ही है, ग्राफीन इज द मटेरियल थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड एवर नोन एंड हैज गुड केमिकल, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है राइट। अब कहते हैं विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट हम लोग देखते हैं कि दो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कही। वन स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे करेक्ट है, तो इस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ओके, इस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, कि देखेंगे कि कहाँ पे ओनली है, कहाँ पे ऑल है, कहाँ पे जो कि है और भी बहुत तरीके का, और भी बहुत तरीके का जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड या फिर कुछ जो कि है कंट्रोवर्शियल वर्ड, कुछ इस तरह के, तो लॉजिक लगा लगा के हम लोगों को इसको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, ताकि हम लोग जो कि है 50 जो नॉन है उससे हम लोगों को जाना है 90 पे। 50 से हम लोगों को 90 क्वेश्चन, एक हम लोग कोशिश रहेगी कि 50 से हम लोग 90 करें, क्योंकि 50 नॉन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 टोटल जो कि 50 टोटल नॉन है तो 50 बनाएंगे तो 50 टोटल राइट ही हो जाएगा, नहीं, इसमें भी जो कि है 5-6 क्वेश्चन रॉन्ग हो ही जाएंगे। इस तरह से वो क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है या बीपीएससी यूपीपीएससी, इसमें भी रॉन्ग हो ही जाएंगे। तो कुछ हम लोगों को मैक्सिमम हम लोग का अटेम्प्ट हम लोगों को होना चाहिए कि मान लीजिए 50 में से 40 राइट हुआ, और जो ये 40 राइट है तो इसमें से 40 में से हम लोगों को कोशिश करना है कि 40 में से इस तरह से 40 में से अगर 30 भी राइट हो जाता है तो भी हम लोगों का काम हो जाता है। ओके, इधर से 40 राइट हो गया, इधर से अगर 30 राइट हो जाता है मान लीजिए, तो भी हम लोगों का काम हो जाता है, तो 70 राइट हो जाता है, और जो कि 90 क्वेश्चन ने अगर अटेम्प्ट किए और 70 रॉन्ग राइट हो जाता है, 20 रॉन्ग हो जाता है, तब पर भी प्रीलिम्स अच्छे से निकल जाता है। ओके, तो हम लोगों को लेकिन जाना है, और जाने का तरीका वही है, रिमूव करके, एलिमिनेट करके, कुछ तरह तरह से दिमाग लगा के कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है,
आखिर में वो हो सकता है किस तरह से, क्या उसका लॉजिक रहा है, क्या उसका पैटर्न रहा, उस पे हम लोग वर्क करके कि किस तरह से ओनली जो कि है उस पे थोड़ा-सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हर जगह यह रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन 10 में से 6 जगह यह रॉन्ग हो जाए, तो उसको अच्छा से देखना। ऑल कह रहा है, ऑल यानी कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जा रहा है, तो ऑल में देखना है कि 10 में से 6 जगह यह रॉन्ग हो रहा है, तो थोड़ा-सा अच्छा से ये सब चीज़ पे हम लोगों को वर्क करना है। फिर ग्राफीन जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इस पे बहुत ज़्यादा राइट होने की संभावना है, लेकिन ओनली है चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये रॉन्ग होने की। और भी हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले क्लासेस में, कि किस तरह से हम लोग जो कि है अच्छे से ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर लें और मैक्सिमम अटेम्प्ट भी करें, और मैक्सिमम अटेम्प्ट के साथ-साथ मैक्सिमम करेक्ट अटेम्प्ट भी करें। ओके, तो हम लोग देखेंगे, ताकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, सबका धीरे-धीरे पैटर्न एक ही होता जा रहा है। बीपीएससी भी अब यूपीएससी जैसा पूछने लगा है, यूपीपीएससी भी यूपीएससी जैसा पूछने, तो सब धीरे-धीरे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में, एक इंटीग्रेटेड तरीके में किस तरह से हम लोग सबको अच्छे से कर सकें, 50 से 90 करेक्ट हम लोग कर सकें। ओके, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। दूसरे क्लासेस में हम लोग देखेंगे थोड़ा-सा और अच्छे से, जो इम्पोर्टेंट जितने भी चीज़ें हैं, हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।